गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। आज आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स का वेक्टर चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। ओके। मैंने हर टॉपिक वाइज वीडियो को प्लेलिस्ट में तैयार कर रखा है। आप वहां पे जाकर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज सारे वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास वेक्टर। ओके, तो वेक्टर को हम लोगों को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका हम मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक है, मतलब जिसको हम माप सकें वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास एंड टाइम, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। मीन्स जिसका हम मेजरमेंट कर सकें, जिसका यूनिट हो। दैट मीन्स जैसे मास का यूनिट हो गया केजी, ओके, लेंथ का यूनिट हो गया आपको मीटर, ओके, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जिसका यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग और अच्छे से जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशन जब चैप्टर शुरू होगा। ओके, तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को मैंने ब्रीफली समझा दिया। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा वेक्टर और सेकंड स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ओके, तो हम अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा पहला वेक्टर, ओके, एंड सेकंड थिंग स्केलर। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी आएंगे उसके लिए कुछ हमने पैरामीटर को बनाया हुआ है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ये तीन पैरामीटर होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग बोलेंगे कि अगर वो तीनों फुलफिल होता है तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो वो तीन क्या है? सबसे पहला चीज उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग उसका डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड चीज उसका यूनिक अलजेब्रिक सम होता है। ये यूनिक अलजेब्रिक हम आगे इसको अच्छे से समझेंगे कि वेक्टर का क्वांटिटी को कैसे हम सम करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसका कुछ अलग तरीके से हम लोग करते हैं, मतलब कि सिंपल अलजेब्रिक सम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये नहीं कर सकते हैं 3 × 2 6 ही होगा। ओके, सेम थिंग अगर हम इसके स्केलर क्वांटिटी में जाएं तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड होगा, ओके, एंड डायरेक्शन नहीं होगा। ओके, तो डायरेक्शन जब नहीं होगा तो अलजेब्रिक सम नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा, ओके, एंड डायरेक्शन नहीं होगा, और यूनिक अलजेब्रिक सम भी नहीं होगा। तो ये तीन पैरामीटर हम पे जज करेंगे कि कौन सा चीज वेक्टर है या फिर नहीं है। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम मैग्नीट्यूड तो है, क्या डायरेक्शन का नीड है। इसका मतलब कि अगर मेनली डिफरेंस हम देखें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में तो दो ही मेन एक ही डिफरेंस नज़र आता है जो डायरेक्शन का है। ओके, मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो उसे वेक्टर कहेंगे, और जिसमें डायरेक्शन नहीं हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ओके, तो मेनली डिफरेंस हमारा डायरेक्शन का निकल के आता है। तो इसे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वेलोसिटी की बात करते हैं। ओके, तो वेलोसिटी जो होगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन का नीड होता है, ओके, एंड स्पीड में नीड नहीं होता है, तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। एक और एग्जांपल लेके हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन का नीड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सबका होता है, लेकिन मेनली हमको देखना है कि डायरेक्शन होता है या नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारा हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम में तो मैग्नीट्यूड है ही, और डायरेक्शन में हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। सेकंड का डायरेक्शन तो जो नीडल है वो मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं है, डायरेक्शन हमें चेंज होना चाहिए। इसीलिए बहुत बार सवाल उठता है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं बता दूं कि टाइम
स्केलर क्वांटिटी है। ओके, मतलब उसमें टाइम का कोई डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो जहां भी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का नीड नहीं होगा उसे हम क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में जो वेक्टर है क्वांटिटी उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोई लाइन सेगमेंट लेते हैं। अगर लाइन सेगमेंट अगर मान लेते हैं ए ओ और ए है, उसका एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसे लाइन सेगमेंट के थ्रू भी अगर हम चाहे तो दिखा सकते हैं। अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड है, ओके, तो मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है तो v के ऊपर हम एरो दे देंगे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, कभी कभी हम लोग इसको वेक्टर OA से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसका हम लोग कभी कभी मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं, ठीक है, तो OA का मैग्नीट्यूड मॉडुलस दे देते हैं। ओके, इसे कभी कभी बोल्ड लेटर से भी हम दिखा सकते हैं। OA को हम क्या करेंगे, बोल्ड लिखेंगे, मतलब कि ये काफी बुक में ऐसा मिलता है हमें, जैसे ये बोल्ड होगा। ओके, तो ये मतलब कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर एरो नहीं होगा, लेकिन जनरली हम लोग OA को ऊपर क्या करते हैं, एरो का साइन दे देते हैं, जो कि डायरेक्शन को बताता है कि इसमें ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद कुछ वेक्टर हैं जिनका हमें जानकारी होना जरूरी है। जैसे पहला इक्वल वेक्टर। ओके, तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इक्वल वेक्टर हम लोग समझ लेते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर, ठीक है, हम मान लेते हैं इसको OA एंड इसको मान लेते हैं PQ। ओके, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, ओके, सबसे पहला चीज हमें ध्यान देना होगा कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड सेम। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के। ओके, अब तीसरा कंडीशन, इनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ओके, अगर तीनों ये कंडीशन अगर हम फुलफिल करते हैं तो वो हमारा कहलाएगा, ये दोनों वेक्टर OA और PQ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब कि ये इक्वल वेक्टर है। ओके, अगर हम बात करें आगे तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है। ओके, तो निगेटिव वेक्टर एक्चुअली में किसी भी वेक्टर को अगर हम लें, ओके, मान लीजिए हम OA लेते हैं, ठीक है, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है A। हमने पहले बताया कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए हम दूसरा वेक्टर अगर लेते हैं V, ठीक है, B, तो ये वेक्टर जब माइनस होगा इसका मतलब है कि इनको हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। तो जैसे ही अपोजिट करेंगे ये निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ओके, इसको अगर हम फिर से इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दें, ओके, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको नीचे की तरफ कर दीजिए तो ये फिर से माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, तो मेनली हमें निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि हम डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं। अगर नॉर्थ है तो साउथ, ओके, ईस्ट है तो वेस्ट, तो इसे हमें निगेटिव वेक्टर समझेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और वेक्टर के टाइप्स को जानते हैं हम लोग। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब कि जिसका परिमाण जीरो हो। इट हैज
जीरो मैग्नीट्यूड। ओके, तो उसे हम जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसमें हम चाहें तो अगर दो वेक्टर को अगर हम जोड़ दें, मतलब कि वेक्टर ए है जैसे मैंने बताया, उसका निगेटिव वेक्टर को अगर हम ऐड कर दें, ओके, तो निगेटिव वेक्टर को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो उसका जो मिलेगा हमें रिजल्टेंट वो मिलेगा जीरो वेक्टर, तो इसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और के बारे में। तो एक आता है यूनिट वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है ये काफी यूनिट वेक्टर समझने में। यूनिट वेक्टर में सबसे पहले तो हमें ये बात समझना होगा कि यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, दैट इज 1 हो। ओके, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि इसका सिंबल क्या होगा, तो इसे अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, लेट वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ओके, इसे आप अच्छे से समझिएगा, ये फॉर्मूला की तरह यूज भी होता है। अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो इसे हम एक कैप के थ्रू दिखाते हैं। ये हमारा जो सिंबल है ये, इसे ए कैप भी पढ़ते हैं। ओके, ये वाला ऊपर का ए कैप। तो इसे निकालना काफी आसान है। ओके, जो भी वेक्टर दिया हो उसके आप मैग्नीट्यूड से उस पर डिवाइड कर दीजिए, जो मॉडुलस है मैंने पिछले बार अभी बताया। ओके, तो उसे आप अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ए कैप इंटू मॉडुलस ऑफ ए। ओके, तो ये आपको दो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का ये पार्ट है, ये निकल कर आता है। ओके, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर था। अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है। ओके, तो रेक्टेंगुलर जो वेक्टर है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन मीन्स, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि तीन एक्सिस है, ओके, इसे मान लिए हम एक्स, इसे मान लिए वाई और इसे मान लिए जेड। ओके, तो तीन तरह के हमारे रेक्टेंगुलर वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, इसलिए इसे यूनिट वेक्टर भी हम लोग मानते हैं, तो इसलिए हम उसके ऊपर कैप का यूज कर रहे हैं। मींस अगर हम कहें कि कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे आई। ओके, अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसे कहेंगे जे। ओके, अगर जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसे कहेंगे के। मान लीजिए कि कोई वेक्टर, अगर हम कहें कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर कहते हैं कि कोई वेक्टर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के थ्रू, तो हम उसे लिखेंगे ए आई। मतलब ए आई अगर लिखा हुआ है कहीं तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, मतलब इसी तरह हम फॉर एग्जांपल और भी समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए जे लिख दें तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर ए है वो हमारा जे के मतलब वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, के अलोंग अगर सॉरी जेड के अगर एक्सिस के मूव कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, अगर हम कोई वेक्टर मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए अगर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो हम अगर तीनों एक्सिस पे कैसे वो मूव कर रहा है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए आई प्लस ए जे। ओके,
मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना ये हमारा स्केलर होता है, A1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6k। ओके, तो इसे हमें क्या पता चलेगा कि वेक्टर ए जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट मूव कर किया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट मूव किया और जेड एक्सिस के अलॉन्ग 6 यूनिट मूव किया। तो अगर किसी भी वेक्टर को अगर 3 डायमेंशनली अगर हमें मूव कराना हो, 3 डायमेंशनली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मतलब कि अगर ये चीज अगर लिखा हुआ हो तो हम इसे ग्राफिकली ऐसे समझेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर। ओके, तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं दो वेक्टर का। ओके, तो एडिशन के लिए हमें सबसे पहले दो केस हमें ध्यान देने वाली बात होती है। हमें केस 1 क्या कहेंगे, केस 1 पहले हम लोग समझते हैं कि केस 1 क्या होता है। मतलब कि केस 1 में क्या होगा कि अगर इफ दो वेक्टर को जिसे हम लोग जोड़ रहे हैं, ओके, वो दो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा, ओके, इनिशियल पॉइंट हैज डिफरेंट इनिशियल पॉइंट, मतलब कि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। अब इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, ओके, और दूसरा वेक्टर बी है, ओके, तो अगर हमें इसे ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर ए को हम क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट किए और इसके इनिशियल पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल, मतलब कि शुरुआती पॉइंट, ओके, और किसी भी वेक्टर का जो एरो वाला साइड होता है वो हमारा होता है फाइनल पॉइंट। ओके, तो अगर हम आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें अगर दो वेक्टर को, तो इसके फाइनल पॉइंट पे इसके इनिशियल पॉइंट को रखते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ए के वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे बी के इनिशियल पॉइंट को हम लोग पुट करेंगे, रखेंगे, मतलब कि ये वेक्टर बी हो गया। ओके, अब जब हमें एडिशन करना हो, एडिशन रिजल्टेंट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो दो वेक्टर को जोड़ना होता है, ओके, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो दो वेक्टर को हमें जोड़ना है उसका पहले वाले का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वाले का फाइनल पॉइंट अगर हम उसको मिला देंगे तो हमारा एडिशन मिल जाएगा। तो पहले वाले का इनिशियल पॉइंट ये है और बी वाले का फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है, तो हम इसे मिला देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ए प्लस बी। ओके, अगर ये आगे हम इसको कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा वेक्टर हो, ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर ये मान लीजिए पहला वेक्टर है, ओके, ये आपको दूसरा वेक्टर है और ये आपको तीसरा वेक्टर है। ओके, तो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर हम कहें कि हमें ए प्लस बी निकालना है, ओके, तो ए प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमें ए का इनिशियल पॉइंट देखेंगे कौन सा है और बी का फाइनल पॉइंट कौन सा है, उसे क्या करेंगे? मिला देंगे, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस बी। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा R1 ए प्लस बी। ओके, अगर हम कहें कि अबे हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी निकालना है, ओके, तो बी प्लस सी कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट लेंगे और सी का फाइनल पॉइंट लेंगे और दोनों को
मेजर मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा जो है R2 हो जाएगा B प्लस सी। ओके, अगर हम कहें कि हमें A प्लस बी प्लस सी निकालना है, ओके, तो A प्लस बी प्लस सी निकालेंगे कैसे? तो हमें A प्लस बी ऑलरेडी एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल चुका है जो कि ये वेक्टर है हमें। ओके, तो A प्लस बी का जो वेक्टर हमें मिल गया है उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है और फाइनल पॉइंट यहाँ है। ओके, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है और फाइनल पॉइंट आपका जो हमारा C का है, ठीक है, हम यहाँ पे है, तो इसे मिला देंगे। मतलब कि A प्लस बी हमें मिल गया, ओके, और तीसरा वेक्टर हमें C मिल गया। तो ये हमारा जो R3 होगा वो होगा A प्लस बी प्लस सी। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी वेक्टर को अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को हमें मिला देना है। जो दो वेक्टर को ऐड करना हो, ओके, उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर हमारा एडिशन का मिल जाएगा। ओके, इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ इसलिए क्योंकि एसोसिएटिव लॉ हमारा जो होता है मतलब कि अगर हम दो वेक्टर को जोड़ दें, ऐड कर दें, ओके, और तीसरे ब्रैकेट में और फिर तीसरे वेक्टर को ऐड करें और वो अगर बराबर हो वेक्टर ए और बी प्लस सी के, मतलब कि बी प्लस सी को अलग से ऐड किए और वो दोनों वेक्टर अगर सेम हो, तो देखिए इस फिगर में अगर हम ध्यान दें तो ए प्लस बी को, ये वाला वेक्टर था हमारा R1, ओके, तो R1 को अगर हमने किससे ऐड किया? C से ऐड किया, तो ये वाला वेक्टर हमें मिल गया। मतलब कि ये R3 है, ये वाला। ओके, अब देखिए अगर सेम वेक्टर हमें मिलेगा वही जो कि हम इसको अगर सॉल्व करें, मतलब कि वेक्टर ए को आप अलग से ले लीजिए, वेक्टर ए को अलग से ले लिए मतलब कि ये ले लिए, ओके, और हम अब बी प्लस सी को लेने जा रहे हैं। तो बी प्लस सी हमारा कौन सा वेक्टर होगा? R2, ये वाला। ओके, तो इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट देखिए सेम वेक्टर वही आ रहा है R3। मीन्स ये हमको एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब आप a प्लस बी प्लस सी लिखिए, मतलब कि इसको दो ब्रैकेट में लिखिए और इसको ऐड कीजिए अलग से, या फिर इसको हम अलग से लिखें और b प्लस सी को ब्रैकेट में लिख दिए, तो दोनों कंडीशन में हमारा R3 ही मिलेगा। ठीक है, हमें रिजोल्यूशन में इसको ऐड करने में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस दो वेक्टर को हमें जोड़ना है उसका पहले वाले का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वाले का फाइनल पॉइंट, ओके, दोनों को मिला देंगे और जो दोने के बाद मिलाने के बाद जो हमें फाइनल वेक्टर मिलता है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ओके, और वो शो करेगा उस एडिशन को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केस 2 के तरफ। केस 2 क्या कहलाता है? केस 2 में हमारा है कि अगर इसमें इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा, डिफरेंट था, अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या होगा कि इट हैज सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब कि इनिशियल पॉइंट दोनों का एक ही होगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ये वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये है, ओके, तो ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये मान लेते हैं वेक्टर बी है। ओके, अब इन दोनों का इनिशियल पॉइंट आपको सेम है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वेक्टर ए के पैरेलल हम दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमने पैरेलल वेक्टर को समझाया था। पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। ओके, तो वेक्टर ए का ये हमने पैरेलल खींच दिया। ओके, अब क्या करेंगे? वेक्टर बी को यहां पे, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी रिजल्टेंट चाहिए। तो वेक्टर ए
का हमें फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, ओके, और वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है। फिर हम वही चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे और फाइनल पॉइंट वहां पे, तो इस दोनों को मिला देंगे। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा वो a प्लस बी कहलाएगा, ओके। अगर हम इसको a प्लस बी और b प्लस ए दोनों इसमें वेक्टर में बराबर ही होते हैं, मतलब कि वेक्टर a और वेक्टर b प्लस ए दोनों में हमें कंडीशन में वेक्टर दोनों बराबर ही मिलेंगे, ओके। इसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ओके। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमारा दोनों कंडीशन में सेम होगा, ओके। जैसे हम लोग इसमें अभी अगर चेक करें a प्लस बी निकाले हैं और b प्लस ए भी निकालेंगे तो दोनों वेक्टर हमारा सेम ही मिलेगा, ओके। तो इसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमको पैरेललोग्राम रूल के थ्रू भी हम लोग इसको जानते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल के को अच्छे से उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। बस आज के लिए हम इतना ही जान देते हैं, ओके। थैंक यू।